तो तेलंगाना में बीजेपी ने बड़ा चक्रव्यूह रच दिया। मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की राजनीति करने वालों को सीधी चुनौती दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल तेलंगाना दौरे पर इसका एक ट्रेलर दिखाया था। यह कहा जाए कि क्रोनोलॉजी की शुरुआत की थी, उसके कुछ घंटों बाद मोदी सरकार ने खास अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना निजाम के शासन में हैदराबाद की मुक्ति के दिन को सेलिब्रेट करने से जुड़ी है। अब हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसे सरकारी तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। बीजेपी का आरोप यह कि असदुद्दीन ओवैसी को खुश करने के लिए कांग्रेस और बीआरएस की सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया था। लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने घोषणा कर दी है तो चुनावी समीकरणों पर कितना असर पड़ने वाला है, क्या इक्वेशन है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। मोदी शाह का एक दांव और खिसक गई हैदराबादी भाईजान की जमीन। मोदी सरकार का एक फैसला और बदल गए तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश तक के सियासी समीकरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद की जमीन से जब 1948 के मुक्ति दिवस का जिक्र किया तो ओवैसी के साथ ही कांग्रेस और बीआरएस के नेताओं के लिए एक सिग्नल था। ये दोनों पार्टियां हैदराबाद स्थापना दिन मना सकती है क्या? जोर से बोलो, मना सकती है क्या? सरदार पटेल का सम्मान कर सकती है क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोट बैंक की लालच से डरते हैं। 12 मार्च को हैदराबाद में जब अमित शाह ने बातें कही तो इसे संकेत माना गया, लेकिन किसी को अनुमान नहीं था कि केंद्र सरकार निजाम के क्रूर शासन से हैदराबाद की मुक्ति की तारीख को सरकारी तौर पर हैदराबाद मुक्ति दिवस का नाम देने जा रही है। अमित शाह की हैदराबाद की सभा के कुछ घंटों बाद फैसला भी हो गया। केंद्र सरकार ने बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें 17 सितंबर की तारीख को हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने की बात कही गई। यह फैसला तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ओवैसी की पार्टी के साथ कांग्रेस और बीआरएस की खास मेहरबानी को बीजेपी लगातार मुद्दा बनाती रही। बीजेपी का आरोप रहा कि तेलंगाना में चाहे सरकार बीआरएस की थी या कांग्रेस की, दोनों के नेता मुस्लिम वोटों के लिए ओवैसी के आगे सजदा करते रहे। हमें लगा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, शायद अब मजलिस का प्रभाव खत्म होगा। जैसे ही विधानसभा चालू हुई, आउट ऑफ वे जाकर सारे नियमों की धज्जी उड़ाकर मजलिस के नेता को टेम्पररी स्पीकर बनाकर कांग्रेस ने इनका सजदा करने की शुरुआत की। बीजेपी का आरोप रहा कि कांग्रेस और बीआरएस के नेता हैदराबाद मुक्ति दिवस का खुलकर जश्न मनाने से बचते हैं। निजाम की रजाकार सेना के अत्याचारों को याद तक नहीं करते। हिंदुओं पर ढाए गए जुल्म और उनके सफाई की धमकी को विपक्षी नेता भुला देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ऐसा करने पर मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है। और ये सब उन ओवैसी को खुश करने के लिए किया जाता है, जिनका एक ही काम है, और वो है मोदी को किसी तरह रोकना। मेरा एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा यह है कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। मेरा एजेंडा यह है कि CAA कानून के खिलाफ हमने बिल को फाड़ा, ये संविधान के खिलाफ है। मेरा एजेंडा यह है कि देश में मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स ना चले। लेकिन अब बीजेपी तेलंगाना में विरोधी दलों के एजेंडे को ध्वस्त करने पर उतर आई है। रणनीति साफ है, सपाट है, और वो है निजाम के असर वाली सियासत की जमीन हिला देना। बहनों, मुझे बताओ, टीआरएस, कांग्रेस दोनों मजलिस से, निजाम के प्रभाव से तेलंगाना को मुक्त कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? ये दोनों मजलिस के एजेंडा पर चलते हैं। 75 साल बाद निजाम के शासन से हैदराबाद की मुक्ति की तारीख सरकारी समारोह की लिस्ट में ही शामिल हुई। ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा फैसला है।
यहां आपको हैदराबाद के निजाम के शासन से मुक्ति और भारत में विलय की पूरी कहानी को जान लेना जरूरी है। 1947 में देश की आजादी के बाद जिन रियासतों ने भारत में विलय से इनकार किया, उनमें एक हैदराबाद की रियासत भी थी। तब यहां निजाम की सत्ता थी। वो अपनी निजी सेना रखते थे जिन्हें रजाकार कहा जाता था। ये रजाकार बेहद क्रूर, जनता पर बेहद अत्याचार करते थे और हैदराबाद रियासत की 84% जनता तब हिंदू थी। आजादी मिलने के बाद में यही हैदराबादी निजाम ये कहता था कि मैं हमारे इस राज्य को भारत में विलय नहीं करूंगा, पाकिस्तान में विलय कर दूंगा, और अगर भारतीय सेना मेरे पर हमला करती है तो यहाँ के हिंदुओं को मैं मार दूंगा। इस तरह की धमकी यहाँ का निजाम देता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिनके कारण आज हम आजादी की सांस ले सक रहे हैं। जब हैदराबाद के निजाम ने विलय से मना किया तो देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सख्त एक्शन का आदेश दिया। निजाम की सत्ता के खिलाफ 17 सितंबर 1948 को हुए इस पुलिस एक्शन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, जिसके बाद निजाम को घुटने टेकने पड़े। वो समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पोलो नामक एक ऑपरेशन किया, निजाम की सेना को सबक सिखाया, घुटनों के बल निजाम को झुकाया और हमारे इस राज्य को भारत में विलय किया। वो दिन था 17 सितंबर 1948। अब 17 लोकसभा सीटों वाले तेलंगाना में बीजेपी के इस दांव को समझिए। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। पार्टी ने सिकंदराबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और निजामाबाद सीट अपने नाम की। पूरे राज्य में बीजेपी को 19% से ज्यादा वोट मिले। अब पार्टी अपनी सीटों की संख्या को 3 गुना बढ़ाना चाहती है। बीजेपी का मिशन 17 में से 12 लोकसभा सीटें जीतना है। 400 पार होने वाला है, उसमें तेलंगाना का 12 से ज्यादा कमल आना चाहिए। 12 से ज्यादा सीटें तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की हो और तेलंगाना को 75 साल के बाद इन निजाम की परछाई से दूर करने का काम तेलंगाना की। यानी मिशन 12 लोकसभा सीटें जीतने का है और रणनीति निजाम की परछाई में रहने वाले सियासी दलों के खिलाफ जनमत हासिल करने की। शाह के इस चुनावी प्लान में सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, देश भर में बीजेपी के विरोधी दलों में खलबली मचा दी है। तेलंगाना में 12 का आंकड़ा पार करेंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जय श्री राम। बीजेपी की तेलंगाना में 17 में से 12 सीटें जीतने के इस मिशन की वजह से सबसे ज्यादा टेंशन में है हैदराबादी भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें बीजेपी बड़े चक्रव्यूह में घेरना चाहती है, क्योंकि ओवैसी को हराने का मतलब है हैदराबाद में एक बड़ी मानसिक जंग जीत लेना। बीजेपी ने हैदराबाद सीट से माधवी लता को उम्मीदवार बनाया। जरा देखिए कि अमित शाह ने हैदराबाद की पार्टी उम्मीदवार माधवी का किस तरह से जोश बढ़ाया है। श्रीमती माधवी लता जी, हैदराबाद। माधवी आ गया हो, माधवी आ गया हो। माधवी के लिए सब लोग ताली बजाओ भाई। अमित शाह के तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के मिशन 400 में हैदराबाद सीट भी शामिल है, जिस पर ओवैसी परिवार का लगातार कब्जा रहा। ओवैसी से पहले यहां से उनके पिता सलाहुद्दीन ओवैसी चुनाव जीतते थे। 2004 से ओवैसी हैदराबाद सीट से मैदान में उतरे। ओवैसी 2004 में यहां से पहली बार लोकसभा पहुंचे, फिर 2009, 2014 और 2019 में लगातार जीत हासिल की। मुस्लिम वोट बैंक के दम पर उन्होंने हर बार यहां विरोधियों को पटखनी दी। 20 साल बाद ऐसे में यहां बीजेपी के मुक्ति दिवस वाले दांव से सियासी ध्रुवीकरण हुआ तो ओवैसी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। 2019 से ही राज्य में ओवैसी की पार्टी की हवा खराब हो रही है। 2014 के चुनाव में AIMIM को तेलंगाना में 6,80,000 वोट मिले और वोट प्रतिशत था 3.5%। लेकिन 2019 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी को राज्य में सिर्फ 5,17,000 वोट मिले, यानी 1,63,000 वोट घट गए, जबकि 2019 में वोट प्रतिशत था
2.8 यानी वोट प्रतिशत में भी 0.73% की कमी आ गई। दरअसल अगर कांग्रेस और टीआरएस के उम्मीदवारों ने ओवैसी के ज्यादा वोट काट लिए और बीजेपी ने अपने वोट बढ़ा लिए तो फिर ओवैसी के सामने बड़ी आफत पैदा हो सकती है।